सभी को नमस्ते मेरा। आज हम सामाजिक स्तरीकरण के आधार का एनालिसिस करेंगे कि किस बेस पर समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, किंतु उसके आधार समान नहीं है। फिर भी विद्वानों ने कुछ सामान्य आधारों का उल्लेख किया है। जैसे पार्सन्स ने व्यक्ति की जो परिस्थिति है निर्धारित करने वाले 6 कारकों का उल्लेख किया है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो उच्च स्तर की होगी या निम्न स्तर की होगी, तो उसको निर्धारित करने वाले कुछ 6 कारक बताएं। जैसे नातेदारी समूह की सदस्यता। तो जैसे नातेदारी समूह की सदस्यता में अगर हम बात करें तो सास ससुर की स्थिति उच्च होती है, फिर बहू बेटे आ जाते हैं। फिर ऐसे करके जो नातेदारी समूह है उसमें सदस्यता उच्च और निम्न देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा नातेदारी समूह की सदस्यता के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है। फिर यह व्यक्तिगत विशेषताएं। तो व्यक्ति में अगर कोई अच्छी विशेषताएं, क्रिएटिविटी है, योग्यता है, तो उस आधार पर भी उसकी स्थिति उच्च और निम्न होती है। अर्जित उपलब्धियां हैं, जैसे कलेक्टर और कुछ अच्छी और उपलब्धियां जैसे क्रिकेटर वगैरह। तो ये जो अर्जित उपलब्धियां हैं इनके आधार पर भी उनकी स्थिति उच्च और निम्न हो सकती है। फिर द्रव्यजात का मतलब होता है संपत्ति। तो संपत्ति के आधार पर भी उसकी स्थिति उच्च और निम्न से पूंजीपति वर्ग उच्च होता है इनकी स्थिति। इसके अलावा सत्ता और शक्ति। तो जिसके पास सत्ता होती है, अथॉरिटी से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी स्थिति उच्च होती है। और पावर, इनके बेस पे समाज में क्या स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए 6 कारक है कि नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात मतलब संपत्ति, सत्ता तथा शक्ति। इसके अलावा सोरोकिन और वेबर ने स्तरीकरण के प्रमुख 3 आधार बताए हैं। आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और व्यावसायिक आधार पर। कार्ल मार्क्स ने तो केवल आर्थिक आधार को ही महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक स्तरीकरण के लिए, जिसके आधार पर उन्होंने विभिन्न समाजों में 2-2 वर्गों का उल्लेख किया था। हमने पूर्व वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ उसके बारे में। तो अब हम देख लेते मेजरली 2 बेसिस पर समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। एक तो प्राणी शास्त्रीय आधार है, दूसरे है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो जो प्राणी शास्त्रीय जो आधार है उसमें व्यक्ति को मतलब प्रदत्त रहते हैं ये शुरू से। इसको मतलब इन कारकों को प्राप्त करने के लिए उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। बायोलॉजिकल होते हैं, जो जन्म से भी प्राप्त होते हैं। तो इन आधारों पर स्तरीकरण देखने को मिलता है। जैसे कि लिंग, फर्स्ट है लिंग। तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में समाज में स्तरीकरण सबसे प्राचीन है। और सभी समाजों में जो पुरुषों की स्थिति है वह स्त्रियों से ऊंची मानी जाती है। और कई पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही निर्धारित होते हैं। जैसे सेना में स्त्रियों को नहीं लिया जाता था पहले। तो ये सब लिंग के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है। फिर आयु। तो प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। और आयु के आधार पर समाज में प्रमुख 4 स्तर है। शिशु का स्तर निम्न होता है, फिर किशोर, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। ठीक है ना। तो सामान्यतः महत्वपूर्ण पद पर बड़ी आयु के लोगों को ही प्रदान किया। जैसे बड़े पद जो होते हैं, जैसे अगर पहले क्या होता था, ग्राम पंचायत मुखिया वही व्यक्ति होते जो वृद्ध होते थे, उन्हीं को ही मुखिया और पंच के रूप में शामिल किया जाता था। तो ये आयु के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है। फिर है प्रजाति। तो प्रजाति के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण देखा जा सकता है। जैसे जिस प्रजाति के लोग शासन और सत्ता में होते तथा संपन्न होते हैं, वह प्रजाति अपने को दूसरी प्रजातियों से क्या श्रेष्ठ मानती है। मतलब जो शुरू से शासन सत्ता का उपभोग करते आ रहे हैं तो वो प्रजातियां के अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं। और जैसे अगर हम देखें कि अमेरिका अफ्रीका में गोरी प्रजाति ने हमेशा काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ ही घोषित किया है और उसे अनेक सुविधाएं और विशेष अधिकार भी प्राप्त है। अमेरिका का राष्ट्रपति निग्रो प्रजाति कोई व्यक्ति नहीं बन सकता, पर बराक ओबामा बने थे फिर भी।
तो वो अपवाद था। तो एक तरह से ये है कि प्रजाति के आधार पर स्तरीकरण भी आज भी देखने को मिल रहा है। फिर जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो उच्च कुल, वंश एवं जाति में जन्म लेता है वो अपने को श्रेष्ठ मानता है, और जो निम्न कुल, वंश, जाति में जन्म लेता है वो निम्न श्रेणी का माना जाता है। तो ये जन्म के आधार पर भी स्तरीकरण देखने को मिलता है। वहीं शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता, तो वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति और स्थिति का निर्धारण उसके शारीरिक एवं मानसिक कुशलता, योग्यता और क्षमता के आधार पर भी होने लगा है। तो वही है कि मतलब जो लोग अकुशल होते हैं, जिनमें कोई कुशलता नहीं होती, पागल भी होते हैं, कुछ क्षीणकाय, आलसी होते हैं, अयोग्य होते हैं, उनका स्तर उन लोगों से नीचा होता है। जो बुद्धिमान, परिश्रमी, हष्ट-पुष्ट एवं कुशल होते हैं। तो साम्यवादी देशों में भी इन गुणों के आधार पर स्तरीकरण देखा है। जो साम्यवादी का, जैसे कम्युनिस्ट देश, जैसे रूस, चीन, तो वहाँ पर क्या इनके आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलता है कुशलता के, क्योंकि वहाँ चीन में भी कुशलता को बहुत ही तवज्जो दी जाती है। बच्चों तक को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है चीन, जापान जैसे देशों में। तो वहाँ पर कुशलता, परिश्रम, हष्ट पुष्ट, फिटनेस, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इन गुणों के आधार पर भी वहाँ पर स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्राणी शास्त्रीय आधार हैं, जिसमें है लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। फिर आ जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक आधार जो है वो अर्जित होते हैं। तो अर्जित के आधार पर स्तरीकरण भी देखने को, जैसे संपत्ति, तो संपत्ति वही जिसके पास संपत्ति अच्छी होती है वो मतलब जीवन में प्राप्त सभी सुविधाओं को उपभोग भी कर पाता है और उसकी स्थिति भी उच्च होती है। वही सब बातें लिखी है। तो गरीब तथा संपत्तिहीन की स्थिति निम्न होती है। फिर व्यवसाय, तो व्यवसाय भी सामाजिक स्तर का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक और ऊंचे माने जाते हैं, तो कुछ निम्न और घृणित माने जाते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासन, प्राध्यापक आदि का पेशा बाल काटने, कपड़े धोने, चमड़े का काम करने वाले पेशों से श्रेष्ठ और सम्माननीय माने जाते हैं। अतः इन पेशों को करने वालों की स्थिति भी सामाजिक स्तरीकरण में क्या ऊंची होती है। जो डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं, प्रशासक होते हैं, प्राध्यापक हो गए, तो ये सब उच्च स्थिति। वही बाल काटने वाले, चमड़े काटने वाले, ठीक है, निम्न स्थिति के लोग माने जाते हैं। फिर धार्मिक ज्ञान, तो धर्म प्रधान समाजों में, जैसे हम भारत की बात करें तो धर्म के आधार पर भी स्तरीकरण देखने को मिलता है। धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते, धार्मिक उपदेश देते हुए धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं, उन्हें सामान्य लोगों से क्या ऊंचा माना जाता है। भारत में पंडित, पुजारियों, धार्मिक गुरुओं, साधु संतों, ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति उन धार्मिक ज्ञान और धर्म से संबंधित होने के कारण ही ऊंची रहती है। वर्तमान में धर्म के महत्व घटने के साथ साथ स्तर निर्धारण में इसका प्रभाव भी कमजोर होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक शक्ति। तो सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर भी समाज में संसरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन की भागदौड़ होती है, तो उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति विहीन होते हैं। तो ये है इसके प्रमुख आधार, जिनमें प्राणी शास्त्रीय आधार को प्रदत्त आधार बोलते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक आधारों जो संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति है, इसको अर्जित आधार बोलते हैं। और इसमें और जो वैवाहिक जो है वह भी अर्जित आधार है। विवाह के बाद अगर कोई संबंध बनता है तो वो भी अर्जित आधार पर बनता है, वो भी अर्जित परिस्थिति है। तो नातेदारी समूह की जो सदस्यता बनती है उसमें प्रदत्त और अर्जित दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो सभी को धन्यवाद मेरा।